चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज जिस समय मैं क्लास में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस वक्त दिन के 10 बज रहे हैं और आज से हम लोग, जहाँ तक कल लास्ट क्लास हमारी ख़त्म हुई थी, जिसमें हमने आपको डिस्कस किया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक और यल्दौज और कुवाचा को जब मोहम्मद गौरी की गद्दी सौंपी गई, हिस्सेदारी की गई, बांटी गई, तो उसके बाद कैसे ट्रांसफर किया गया किस किस इलाके में किस किस स्लेब्स को, गुलाम को। तो इसमें सबसे पहला और खास इंसान जो कि मोहम्मद गौरी का हुआ करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उसका ही दामाद और सबसे करीबी हुआ करता था, इसको दिया गया हिंदुस्तान। तो अब से जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास में, ये पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। और दिल्ली सल्तनत यहीं से शुरू होती है। तो पीरियड डाल लीजिएगा 320 साल का। ये पीरियड 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक का शासनकाल। ईस्वी तक का शासनकाल दिल्ली सल्तनत का कहलाता है। कैसे कहलाता है, क्यों कहलाता है, किस किस को हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत रखते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सा शासनकाल चलता है, इन सारी जानकारियों को मैं भी आपको थोड़ी देर में डिस्कस करके बताता हूँ। तो 320 साल का जो ये शासनकाल है, पीरियड है, ये दिल्ली सल्तनत कहलाता है। इसमें 5 डायनेस्टीज हुए। 5 डायनेस्टीज यानी 5 वंशों के बारे में पढ़ना है। इसमें 5 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ना है, यानी 5 वंश के बारे में पढ़ना है। ये पांचों के पांचों वंश हुआ करते थे। सबसे पहला देखिएगा, स्लेव डायनेस्टी, जिसको कि हम लोग कहते हैं गुलाम वंश। दूसरा हुआ करता था खिलजी डायनेस्टी। इसी को कहा जाता है खिलजी वंश। तुगलक डायनेस्टी, यानी तुगलक वंश। चौथा है सैयद डायनेस्टी, तो हम लोग कहते हैं सैयद वंश। और 5वां है जो आखिरी कहलाता है लोदी डायनेस्टी, लोदी वंश। तो 5 डायनेस्टीज या 5 वंशों में विभाजित किया गया है दिल्ली सल्तनत को, जिसमें से पहला है आपका स्लेव डायनेस्टी, दूसरा खिलजी डायनेस्टी, तीसरा तुगलक डायनेस्टी, चौथा सैयद डायनेस्टी और 5वां लोदी डायनेस्टी। 1206 से लेकर के 1290 तक 1206 से लेकर के 1290 तक है आपका गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी। इसके बाद 1290 से 1320 तक का शासनकाल
1320 तक का शासनकाल कहलाता है खिलजी डायनेस्टी, और 1320 से लेकर के 1414 तक, 1320 से 1414 तक कहलाता है तुगलक डायनेस्टी यानी कि तुगलक वंश। इसके बाद सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक का शासनकाल कहलाता है सैयद डायनेस्टी का, 1414 से 1451 तक, और 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी 1526 ईस्वी तक का शासनकाल कहलाता है लोधी डायनेस्टी यानी कि लोधी वंश। तो सबसे पहला ही टॉपिक जो हमारा रहेगा आज के बाद, इसमें रहेगा स्लेव डायनेस्टी, और इसी स्लेव डायनेस्टी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, गुलाम वंश में पढ़ने जा रहे हैं हमारा सबसे पहला शासक गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो यदि आपका ये नोट हो गया होगा, एक सेकंड के लिए पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता देना चाहूंगा। इसको आप रख सकते हैं जी फॉर गुलाम वंश, जी के फॉर खिलजी वंश, टी फॉर तुगलक वंश, एस फॉर सैयद वंश, और ल फॉर लोधी वंश। यानी कि जी के टसल से याद रख सकते हैं, तो टसल में एल ही रहने देते हैं, लोधी वंश। तो जी के टसल से आप एक सिंपल वे में याद रख सकते हैं। बाय द वे मेरी एक गुजारिश होगी कि इसको ट्रिक से बहुत ज्यादा याद रखने की कोशिश ना करें, लेकिन ऐसे याद जरूर रख लें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए सबसे पहला ही पॉइंट हमारा जो रहेगा आज का, इस स्लेव डायनेस्टी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट हेडिंग डाल लीजिएगा, स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश। 1206 से लेकर के 1290 तक का शासनकाल कहलाता है गुलाम वंश का शासनकाल। अब इसको गुलाम वंश क्यों कहते हैं ये जानिएगा। जब भारत आया था मोहम्मद गौरी, तो उसके साथ आए थे हजारों गुलाम, जिसमें से प्रमुख थे 4, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी, जिसमें कि बख्तियार खिलजी पहले ही जन्नत नसीर हो चुके थे। बचा 3, तो 3 में 2 को दे दिया गया हिंदुस्तान से बाहर का साम्राज्य, और तीसरा बचा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि एक गुलाम था, स्लेव था, और इसका राज आया, शासन आया, इसी कारण से इसे हम लोग गुलाम वंश में पढ़ा करते हैं। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ये जो शासनकाल कहलाता है, गुलाम वंश का शासनकाल कहलाता है। तो पहला पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे दीजिएगा, द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो फाउंडर माना जाता है, पहला पॉइंट लिखिएगा, फाउंडर, द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही गुलाम वंश का संस्थापक या फाउंडर कहा जाता है। इसकी स्थापना इन्होंने 1206 में किया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने 1206 से 1210 तक शासन किया था हिंदुस्तान पे। तो गुलाम वंश का पहला शासक, फाउंडर, संस्थापक कहलाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 से 1210 तक शासन किया था। अभी तक मोहम्मद गौरी की राजधानी हुआ करती थी दिल्ली, यानी कि जब तक मोहम्मद गौरी अपना राजधानी रखा था, जब तक मोहम्मद गौरी का शासनकाल चल रहा था, तब तक इसकी राजधानी हुआ करती थी दिल्ली। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की राजधानी लाहौर रखी। इन्होंने अपना he shifted his capital from Delhi to Lahore। तो गुलाम वंश का पहला जो राजधानी बनी, कैपिटल बना, ये कहां बना? लाहौर बना राजधानी, याद रखिएगा। दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की राजधानी लाहौर बनाई, और यही
इसका पहला कैपिटल माना जाता है। यानी कि फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्लेव डायनेस्टी अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे कि फर्स्ट कैपिटल वाज लाहौर। और कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम में जो ऐबक लिखा हुआ है, इस कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का क्या मीनिंग होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऐबक इन कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का मतलब हुआ, मीनिंग हुआ गॉड ऑफ मून। मीनिंग ऑफ ऐबक, ऐबक इसको कहा जाता है गॉड ऑफ मून, यानी चंद्रमा का देवता। गॉड ऑफ मून का ही मतलब हुआ ऐबक। तो इसे चंद्रमा का देवता माना जाता है। और गुलाम वंश का क्यों माना जाता है, इस कहानी को जानिएगा कि गुलाम वंश का शासक बनने के बाद इन्होंने लाखों रुपया दान किया, लाखों रुपये दान किए, और इसी के लिए लाहौर की जनता ने इन्हें खुश होकर के इसी का नाम दिया लाख बख्श। लाख बख्श, लाहौर की जनता ने इन्हें खुश होकर एक उपाधि दी, टाइटल दिया लाख बख्श का। तो इसका ही टाइटल कहलाता है लाख बख्श। कौन दिया, तो लाहौर की जनता ने। क्यों दिया, क्योंकि लाखों रुपया इन्होंने गुलाम वंश का स्थापना करते ही, शासन बनने के बाद लाखों रुपये अपनी जनता में दान किए थे। और इसको ही गॉड ऑफ मून ऐबक जो नाम के पीछे लगा हुआ रहता है, क्योंकि ये हमेशा जनता की भलाई के लिए लगे रहे, तो और शांत सरल स्वभाव के रहे, तो गॉड ऑफ मून इसलिए कहा गया है। इसके बाद he was also known as पील बख्श, इनको ही पील बख्श के नाम से भी जानते हैं। पील बख्श, पील बख्श के भी नाम से ये जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं पील बख्श। अब पील बख्श का क्या मतलब होता है, पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान करने वाला। हाथियों का दान करने वाला, तो इसे ही हम लोग कहते हैं पील बख्श। इसके बाद ये हमेशा खुद को मोहम्मद गौरी का अपना गुलाम माना करते थे। मतलब ये कभी भी अपने आप को शासक, रूलर नहीं समझते थे, ये हमेशा खुद को गुलाम मानते थे और इसीलिए हमेशा सेनापति की गद्दी पर बैठा करते थे। एकमात्र ऐसा शासक जिन्होंने कभी भी अपने राजा की गद्दी का इस्तेमाल नहीं किया, मतलब कभी भी राज सिंहासन पर नहीं बैठे। जिंदगी भर इन्होंने अपने आप को सेनापति ही मानकर, अपने को मोहम्मद गौरी का गुलाम मानकर ये सेनापति की गद्दी पर बैठा करता था और सेनापति की गद्दी पर ही बैठकर शासन किया करता था। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दिमाग पे याद रखिएगा। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का, यदि आपको भाई मान लो सवाल उठता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जिन्होंने गद्दी का कभी इस्तेमाल नहीं किया, तो उसमें भी इन्हीं का नाम दिया जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही हम लोग लाख बख्श के नाम से जानते हैं। खुद को गुलाम मानता था और उपाधि धारण की, इसलिए चूंकि ये खुद को गुलाम मानते थे, इसलिए इन्होंने कभी भी कोई उपाधियां धारण नहीं की, कोई टाइटल नहीं लिया, और बल्कि इन्होंने एक अपने लिए स्पेशल उपाधि ली, सिपाह सलार का। ही टुक हिज टाइटल, ही टुक हिज टाइटल ऑफ सिपाह सलार।
सिपह सलार की उपाधि धारण की, मतलब इन्होंने सिपह सलार की उपाधि लिया। सिपह सलार का मतलब ही होता है आर्मी चीफ, सेनापति। इसका ही क्या मतलब होता है? आर्मी चीफ या फिर सेनापति। तो इन्होंने कभी भी कोई और उपाधि धारण नहीं की, बल्कि इन्होंने सिपह सलार की उपाधि धारण की। किन्होंने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखिएगा। जिस तरह मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ दामाद हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक उसी तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक का भी एक गुलाम और दामाद हुआ करता था, जिसको कि हम लोग कहते हैं इल्तुतमिश। एक दामाद हुआ करता था इल्तुतमिश। तो इसका ही एक गुलाम और दामाद हुआ करता था इल्तुतमिश, जिसे इन्होंने बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया, बदायूं का गवर्नर बनाया इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश यही बनेगा अगला शासक। इसको बनाया बदायूं का गवर्नर। भाई हम सभी जानते हैं बदायूं उत्तर प्रदेश में है, लिख लीजिएगा, यूपी में है बदायूं। तो बदायूं का गवर्नर बना नियुक्त किया इल्तुतमिश को, और केवल 4 साल तक ही शासन कर पाए गुलाम वंश की गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर जब 1210 ईस्वी में चौगान खेल रहे थे, पोलो खेल रहे थे, तो खुद के ही घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। तो यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि 1210 में चौगान खेलते समय died by falling from his horse, died by falling from his horse, मतलब घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। और नीचे दिख रहा है नहीं? तो घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई चौगान खेलने के दौरान। ये फॉलिंग फ्रॉम हिज हॉर्स एंड डाइड ऑन 1210। तो 1210 में इसकी मृत्यु हुई। और ध्यान रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, मेडाइवल इंडिया, जिसमें ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे, बहुत सारे शासक आएंगे। तो हम लोग सारे शासकों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। वैसे बंदे जो कुछ अलग ढंग से, मैंने पहले भी बताया था, जो कुछ अलग तरीके से आग में कूदकर या फिर ऐसे घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय इस तरीके से कोई अनहोनी घटना से मौत होती है, कुछ एक्सीडेंटल डेथ होता है, तो उसी डेथ को आपको याद रखना होगा। लाहौर में मरने के कारण ही इसका कब्र लाहौर में बनाया गया। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर ग्रेव का बात किया जाए, ग्रेव यानी कि कब्र कहां बनाया गया? लाहौर में बनाया गया। क्यों? क्योंकि लाहौर में ही इसकी मृत्यु हुई थी। तो लाहौर में है इसका कब्र। इसके मरते ही गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा, जो कुछ ही महीनों तक शासन कर सका, वो बैठा। लेकिन इल्तुतमिश का कहना था कि जिस तरीके से मोहम्मद गौरी का गुलाम और दामाद हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक उसी तरीके से मैं भी तो गुलाम और दामाद हूं कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इल्तुतमिश का ये बात कथन के तहत इसको गद्दी मिलनी चाहिए, ऐसा इसका मानना था। और
इल्तुतमिश अपनी सेना लेकर बदायूं से लाहौर की तरफ बढ़ चला। मतलब अपनी सेना को लेकर, जब ये बदायूं में गवर्नर था तो यहां से अपनी सेना को लेकर लाहौर की तरफ बढ़ चला जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई उसके बाद। और इधर इसका बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह इससे डिफेंड करने के लिए निकला। तो 1211 में एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया जो इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे के बीच लड़ा गया, जिसे हम लोग बैटल ऑफ जूड़ के नाम से जानते हैं। जूड़ की लड़ाई या जूड़ का युद्ध के नाम से जानते हैं। चलिए तो देखते हैं 1211 में लड़ा गया बैटल ऑफ जूड़, यानी जूड़ का युद्ध या जूड़ की लड़ाई। जूड़ का युद्ध जो लड़ा गया था इल्तुतमिश और किसके बीच? इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच। इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच लड़ा गया और आराम शाह इस युद्ध में पराजित हो जाता है, इल्तुतमिश जीत जाता है। बैटल बिटवीन आराम शाह एंड इल्तुतमिश एंड डिफीटेड आराम शाह एंड किल्ड आराम शाह। इसने आराम शाह को हरा दिया और इसकी हत्या कर दी। इसके बाद शासन आया इल्तुतमिश का, जिन्होंने 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक गुलाम वंश पर राज किया। तो अगला हेडलाइन जो दीजिएगा लिख लीजिएगा इल्तुतमिश इल्तुतमिश जिन्होंने 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक भारतीय इतिहास पर शासन किया, यानी गुलाम वंश पर राज किया। अब 1211 में से लेकर के 1236 तक जब गुलाम वंश पे शासन कर रहा था तो 1211 से लेकर के 1236 तक गुलाम वंश की गद्दी पर बैठा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और द एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो ही किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो ओरिजिनल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक माना जाता है इतिहासकार के द्वारा, ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश को ही माना जाता है। He was also known as फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। इन्हें ही प्रथम सुल्तान मानी जाती है बिकॉज ही गॉट द टाइटल ऑफ सुल्तान। तो इन्होंने अपनी उपाधि ली थी सुल्तान की, यानी इन्हें सुल्तान की उपाधि दी गई। इन्होंने अपनी सुल्तान की उपाधि धारण की और ही वॉज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट सल्तनत, यानी पहला सुल्तान, प्रथम सुल्तान। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने सुल्तान की ये टाइटल जो है, उपाधि जो है, ये बगदाद के खलीफाओं के द्वारा ली थी। मतलब इन्हें ये उपाधि, सुल्तान की उपाधि, बगदाद के खलीफाओं के द्वारा दी गई थी। और ऑफिशियली
सबसे पहले ही इसे ही सुल्तान की उपाधि मिली, इसलिए इसे पहला सुल्तान यानी फर्स्ट सल्तनत या सुल्तान माना जाता है, क्योंकि इन्हें ही सबसे पहले ऑफिशियली सुल्तान की उपाधि दी गई थी बगदाद के खलीफाओं के द्वारा। और इन्होंने एक घोषणा की कि अब से जो भी सिंहासन पर बैठेगा वो सारा का सारा सुल्तान कहलाएगा। और इसी कारण से दिल्ली सल्तनत पर अब से जितने भी शासक बैठेंगे वो सब के सब कहलाएंगे सुल्तान। इन्हीं सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है और यही कारण है कि ये सुल्तानों का शासनकाल कहलाता है दिल्ली सल्तनत। तो अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये जो टाइटल है दिल्ली सल्तनत, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही अगर बात कहा जाता है कि फर्स्ट सुल्तान इल्तुतमिश को माना जाता है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हु वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। अंतिम सुल्तान कौन है? तो लास्ट सुल्तान लिखिएगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का आखिरी सुल्तान कहलाता है, जिसके के बारे में हम लोग लोदी डायनेस्टी में यानी लोदी वंश में पढ़ेंगे। तो आखिरी सुल्तान किसे माना जाता है? इब्राहिम लोदी को। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इब्राहिम लोदी की हत्या करके भारत पर एक नए वंश की स्थापना करेगा जो मुगल साम्राज्य कहलाएगा, जिसे हम लोग पानीपत की पहली लड़ाई कहते हैं। और उसके बाद ही पहला सुल्तान, पहला शासक बनेगा मुगल साम्राज्य का जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाएगी। तो जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा, वो लाहौर की गद्दी पर गुलाम वंश का शासक बना, तो यल्दौज और जो गजनी पर शासन कर रहा था सोचा लेट्स अटैक और हमला करके दिल्ली छीन ली जाए। और लगभग 1215 ईस्वी में लड़ा गया एक ऐतिहासिक युद्ध जिसे कि हम लोग थर्ड बैटल ऑफ तराइन के नाम से जानते हैं। थर्ड बैटल, बोर्ड दिख रहा है? थर्ड बैटल ऑफ तराइन के नाम से जानते हैं। तराइन की तीसरी लड़ाई जो कि यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच लड़ा गया है। यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच लड़ा गया। यल्दौज उस वक्त गजनी पर शासन कर रहा था और इस युद्ध में इल्तुतमिश जीत जाता है और यल्दौज हार जाता है। इसके बाद 1221 ईस्वी में इन्वीजन ऑफ जंगेज खान हुआ था। इन्वीजन ऑफ जंगेज खान या चंगेज खान के नाम से जो जाने जाते हैं, 1221। महत्वपूर्ण घटनाएं हैं ये सब, याद रखिएगा। तो इन्वीजन ऑफ जंगेज खान हुआ था, चंगेज खान का आक्रमण। इन्वीजन ऑफ जंगेज खान या चंगेज खान का आक्रमण, यही कब हुआ था? 1221 ईस्वी में, 1221 में। तो 1221 में हुआ था चंगेज खान। एशिया का सबसे खूंखार शासक के नाम से जाना जाता है चंगेज खान।
तो आज का क्लास कैसा लगा इसके डिटेल के बारे में हम लोग कल से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स की थोड़ी आवश्यकता है मुझे। आप लोगों के कमेंट का आशा करता हूं मैं, और आप लोग कमेंट करके बताएं कि यहाँ तक कोई दिक्कत हुई हो अगर तो, और अगर नहीं तो कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको कितना कितना समझ में आ रहा है, ताकि हमें ये पता चले कि आप लोग हमारे क्लास को देख रहे हो। चलिए जी, नमस्कार, धन्यवाद।